Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's video is related to the revision of the topics of the unit number 1. ठीक है बेटा, जो भी आपके टेस्ट में टॉपिक्स आने हैं उनके रिवीजन से रिगार्डिंग ये वीडियो है. चलिए, तो पहली यूनिट आपको बताइए बेटा क्या है हमारी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो उसका पहला टॉपिक आपके पास क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ना, उसके एप्लीकेशंस, उसके टाइप. तो देखो केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक सिंपल सी है, किसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर. सबसे सिंपल सी चीज है कि हम स्टडी किसकी करते हैं, अपने सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर, जो भी मटेरियल हम देख रहे हैं बेटा, हम उनकी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में. अब कैसे स्टडी करते हैं, तो देखो क्या होता है, आपके सराउंडिंग में कोई भी जो चीज है, जैसे आप जो बोर्ड देख रहे हो सामने, ये बोर्ड किस चीज का मिलके बना हुआ है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, और अगर मैं इस बोर्ड को जला दूं तो क्या बचेगा. ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन क्या है और किसी प्रोसेस के अप्लाई करने पर उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. जैसे आपके पास क्या पेपर है, पेपर सेलुलोज से बना होता है, ये उसका कॉम्पोजिशन है. तो ये केमिस्ट्री आपको बताती है कि ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, और जब आपने उसको बर्न किया तो केवल कार्बन बचा, बाकी क्या क्या निकल गया, ये स्टडी करना ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है. तो कोई भी सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन क्या है, वो किससे मिलकर बना है, और किसी प्रोसेस के अप्लाई करने पर उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आया, दैट इज केमिस्ट्री. ठीक है, आप लोग वो बोलने लगते हो दैट इज ए स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स. अरे ये सब बातें भी तो मैटर से रिगार्ड करती हैं भाई. जैसे आयरन की रॉड है, वो आयरन एटम से मिलकर बनी है, या एक गिलास पानी है, वो वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं. अरे तो मॉलिक्यूल क्या है, वो भी तो एटम से मिलकर बने हैं. एटम क्या है, किसी भी मटेरियल का छोटा से छोटा पार्टिकल है ना, तो वही तो मैंने बोला. तो आप जनरल डेफिनेशन याद रखो कि किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, और उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आता है, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में हमारी इतनी है कि आपके सारे काम, आप सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीते हो, वो पानी भी क्या है, किसी एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके बना है. ठीक है, पेस्ट करते हो, साबुन यूज करते हो बेटा, है ना. आप खाने में बहुत सारी चीजें खाते हो, आप पढ़ते जैसे सेब में आयरन है, पालक में आयरन है ना, डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस यूज, मतलब एलिमेंट्स रखते हैं, एटम्स रखते हैं, जो आपकी बॉडी में जाते हैं और आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है बेटा, तो हमारा हर चीज, आप दवाइयाँ देखिए जो आपके चारों तरफ हैं, मेडिसिन, वो केमिकल सब्सटेंस है. आपका पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब क्या है बेटा, ये भी आपका सारे केमिकल्स हैं बेटा, है ना. आप जो प्लास्टिक के पेन, प्लास्टिक के बैग, चेयर्स, है ना, इवन आपके जो चश्मा होता है उसके जो अब लेंस भी फाइबर के आने लगे हैं, ये सब क्या है, केमिकल्स है. तो आपके खाने की हर चीज में केमिकल, चाहे आप नेचुरल फूड लो, चाहे आप आर्टिफिशियल लो, मतलब पैक्ड फूड लो. ठीक है बेटा, इवन उन पैक्ड फूड को प्रिजर्व भी केमिकल्स के थ्रू किया जाता है. तो समझ में आया. अब आपके खाने पीने की चीजें वो केमिकल्स, आपकी दवाइयाँ केमिकल्स, आप जो डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हो वो केमिकल्स. ठीक है, आप जिस बिस्तर पे सो रहे हो, जो लकड़ी है उसके अंदर भी कोई ना कोई कार्बन मेजर कंपोनेंट है, सही नहीं. तो हर तरफ, आप चारों तरफ जो भी चीजें देख रहे हो उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आप चारों तरफ केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ते हो. आपकी इंपॉर्टेंस है, आपका कोई भी काम केमिस्ट्री के बिना नहीं होता. ठीक है, टाइप क्या क्या है इसके बेटा, जैसे फिजिकल, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी किस में आ जाती है, ऑर्गेनिक में. कार्बन के अदर देन कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, दैट उनकी स्टडी, उनके बारे में पढ़ना, ये सब किस में आ जाता है बेटा आपका, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. क्लियर. और इसके अलावा आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कितना सब्सटेंस मिलाएं, उससे कितना सब्सटेंस बनेगा, ये सब बेटा किस में आ जाता है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री. जिन इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे आप ये ऑब्जर्वेशन करते हो, जैसे टेस्ट ट्यूब, आपके बीकर्स, है ना, इनके बेसिस पर ही तो करते हो, इतने रिएक्टेंट लेना है और इससे इतना ग्राम, इतने ml ये प्रोडक्ट बना. तो वो इंस्ट्रूमेंट जिनके हेल्प से आप सब ये एनालिसिस कर रहे हो, ये सब आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में. ठीक है बेटा, आप दवाइयाँ जैसे कैसे बनानी है, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई है ना, क्या केमिकल्स काम में आएंगे, ये सब स्टडी किस में आती है, आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आती है. ठीक है, पेट्रोल, डीजल वगैरह सभी जो आता है, ये पेट्रोलियम, है ना, जो वो पेट्रोकेमिकल में आता है. इवन आपकी बॉडी के अंदर जैसे कुछ खाने चीजें, आप खाने की चीजें खाते हो, उसमें कुछ केमिकल्स हैं, आपकी बॉडी में अंदर कुछ केमिकल्स हैं. दोनों, जब आप खाने की, मतलब फूड के थ्रू जो केमिकल्स आपकी बॉडी में गए और अंदर प्रेजेंट केमिकल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपकी प्रोटीन बनती है ना, आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें रहते हैं. तो ये जो डीएनए है, डीएनए का न्यूक्लिक एसिड्स बनता है आपका.
ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो ये बेटा आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस जरूरी होते हैं वो सब आपकी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोला, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच को बोलते हैं हम क्या, बायोकेमिस्ट्री। आप जितने भी बेटा डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज करो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जैसे आप साबुन यूज करते हो, है ना, फेस वॉश यूज कर रहे हो, आप कलर्स यूज कर रहे हो, पेंट आप यूज कर रहे हो, है ना, आपकी चेयर वगैरह, ये सब इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है। तो ये इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करने वाले प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हो, ये सब आपके किस में आते हैं बेटा, आपके उसमें आते हैं, किसमें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना पढ़ते हो, क्या हमारे अर्थ के नीचे है, क्या सरफेस पे है, क्या ऊपर एटमॉस्फेयर में है, कैसे उनमें चेंजेस आ रहा है ना, ये सब आप किस में पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से ये हुआ। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। क्योंकि बेटा हम, आप जानते हो आपके सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस है जो मास ऑक्यूपाई करता है ना, या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो हर चीज़ आपकी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। क्लियर है पॉइंट। तो मैटर क्या है, हर वो सब्सटेंस जो आपके सराउंडिंग में है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना, और मास जिसके पास हो, वो हर चीज़ मैटर कहलाती है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन 2 टाइप से हुआ, पहले फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस। आप जानते हो क्या होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, भाई हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब पार्टिकल बिल्कुल टच टू ईच अदर होते हैं, उनके बीच की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा होगा तभी तो पास पास आएंगे, तो फोर्स सबसे ज्यादा हो, डिस्टेंस सबसे कम हो, ठीक है। तो ये चीज जो बन के तैयार हुआ मैटर, ये आपका क्या कहलाता है बेटा, आपके पास ये आपका कहलाता है बेटा सॉलिड। देन जब इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा कम हो, पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़े, दैट इज लिक्विड। जब फोर्स बिल्कुल कम हो जाए, पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाए, दैट इज गैस। ये आप जानते हो, ठीक है बेटा। तो इनकी टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जैसे हम सॉलिड को हीट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से उनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप बॉइलिंग, मेल्टिंग बोलते हो। लिक्विड को करते हो तो वही बॉइलिंग वेपर्स बन जाता है। आगे समझ में, ये सब छोटी छोटी बातें आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ। उसके बाद हमारे पास जो केमिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, वो हमारे क्या होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने, मतलब एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने। जैसे आपने आयरन की रॉड ली, वो केवल आयरन के एटम से मिलकर बना हुआ है, एक ही तरह के एटम है, तो वो प्योर है। आपने एक गिलास पानी लिया, वो केवल H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, ठीक है नहीं। तो वो क्या है, कंपाउंड, जिसको आप कंपाउंड कहते हो, तो वो भी प्योर है। समझ में भाई, एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो जो सब्सटेंस एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। इसके 2 टाइप आए, एक एलिमेंट, जब एक ही तरह के एटम से मिलकर बने उनको एलिमेंट बोलते हैं, और जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल हो जिसमें बेटा, है ना, वो हमारे क्या कंपाउंड फॉर्म कहलाते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट तो मिक्स हुए, लेकिन वो मॉलिक्यूल तो एक बन गया ना। अब एक गिलास पानी है, मान लो सारे वाटर के मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर उसमें एक ड्रॉप हमने मिल्क भी डाल दिया बेटा, तो देखो मिल्क एक अलग सा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ठीक है, और हमारे वाटर में H2H2 है। तो जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल रहे तो वो हमारा क्या रहता है, कंपाउंड, है ना। क्लियर पॉइंट। चलो बेटा, तो दोनों हमारे कंपाउंड के 2 टाइप आए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर। जब कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में और अदर देन कार्बन किसमें आ गए, इसमें। ऐसे एक और टाइप होता है कंपाउंड्स का, आयनिक और कोवलेंट। तो कंपाउंड मतलब जिन भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लेने देने से, आयंस के थ्रू बने हो, दैट इज आयनिक कंपाउंड। और जब अलग अलग एलिमेंट के एटम मिलकर आपस में जुड़े, लेकिन मॉलिक्यूल बनाए, कंपाउंड बनाए, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, दैट इज कोवलेंट कंपाउंड। समझ में आया बेटा। अब आओ एलिमेंट के 3 टाइप आए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, इसको मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ। अब कोई भी मैटर है, जब बेटा उसमें मास है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसकी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें उसे मेजर करना है, ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम ये जो कोई भी मास है, मैटर है बेटा, तो उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी, तो उसका मेजरमेंट करते हैं, उसका वेट होगा, ठीक है बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटी स्टार्टिंग में हमारे पास क्या बनी थी, कि हमारे पास बनी थी बेटा 3 फिजिकल क्वांटिटी थी। सबसे पहली थी हमारे पास लेंथ, विड्थ हो, लेंथ हो, हाइट हो, तो एक ही बात हो गई मतलब, ठीक है नहीं। तो सबसे पहली चीज थी हमारे पास लेंथ, जिसको हम, और एक चीज क्या थी बेटा, पुराने जमाने में अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से मेजर करता था इन फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी ये होता है बेटा, कोई भी मैटर जो आपके सामने है ना, उसको आप किस तरीके से, मतलब देख के, छू के वगैरह मेजर करके, अंदर किसका बना हुआ है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी।
है ना, लेकिन वो बनने के बाद कैसा दिख रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वेट कितना है, आगे समझ में, है ना। मतलब हर वो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं कहूँ सीधी सी बात क्या होती है कि हर वो चीज बेटा पॉइंट जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज ना हो वो फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है, फिजिकल क्वालिटी में आ जाता है। और जहां कॉम्पोजिशन चेंज हो वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। और जहां केमिकल अंदर का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो, जैसे आपने वाटर है, वाटर भी H2O से मिलकर बना है, आइस भी H2O से मिलकर बनी है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है ना। आपने आइस को टेम्परेचर बढ़ाया वो मेल्ट हो गया, लेकिन उसके कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आया ना, उसकी स्टेट में चेंज आया, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग हमारी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझ में आया। टेम्परेचर से रिगार्डिंग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में आया, ठीक है। तो इन्हीं का जो मेजरमेंट करेंगे हम, कितना है कितना नहीं है, वो क्वांटिटी में आ जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट आपका किस में गया, फिजिकल क्वांटिटी, और उनको किसी यूनिट में करते हैं। आ गया, तो स्टार्ट आप समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है, इसकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा, अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली हमारी कौन सी आई, लेंथ। तो लेंथ को जैसे हमारे पास देखो स्टार्टिंग में लेंथ थी बेटा, एक आपके पास मास था या जिसको वेट भी कह सकते हैं, और एक हमारे पास टाइम था। अब देखो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग उसमें मेजर करते थे। एक इसमें करता था फुट, है ना, वेट करते थे पाउंड में, और ये टाइम सेकंड में। एक कंट्री इसको करती थी मीटर, है ना, किलोग्राम सेकंड में। एक कंट्री करती थी इसको आपके पास सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। इसको बोला जाता था CGS सिस्टम, इसको MKS सिस्टम, इसको FPS सिस्टम, फुट पॉइंट सेकंड, MKS, समझ रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये अलग अलग कंट्री में बेटा अलग अलग मेजरमेंट थे, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ, सारे कंट्रीज आपस में मिक्स हुए, उन्होंने सोचा हमें स्टडी करने में बहुत दिक्कत होती है, तो सबके मेजरमेंट एक करे जाए। तो जब उन्होंने क्या कि अब हम सब लोग क्या करेंगे बेटा, इसको MKS जो सिस्टम है इसको क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे, और पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करेगा। तो इसको एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट बना दिया गया, ठीक है, MKS सिस्टम को। क्लियर पॉइंट। ऐसा नहीं है कि ये गायब हो गई, अभी भी फॉलो होते हैं, लेकिन अब हमारा जो साइंटिफिक जितनी कैलकुलेशंस होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, वो किस सिस्टम में होता है, MKS सिस्टम में। और उसी को अब हम MKS ना बोल के क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द यूनिट्स। इज दैट क्लियर। तो इसी में बेटा बाद में कुछ और चीजें पढ़ी, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर बढ़ा, उसकी यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। सेल्सियस भी है, फारेनहाइट भी है, लेकिन जो SI सिस्टम है उसमें क्या है, केल्विन है। इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ी बेटा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, जैसे कोई भी लाइट जो होती है ना, उस लाइट की जो चमक होती है, ओपेकनेस होती है, उसको इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करता है। उसकी यूनिट बनी कैंडिला, समझे, उसकी यूनिट हमारे पास क्या बनी बेटा, है ना, कैंडिला। और हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, मैं शॉर्ट कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक आपके पास क्या है, करंट। इसकी यूनिट क्या है बेटा, आपके पास एम्पियर। और सबसे लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट क्या है बेटा, हमारे पास मोल। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि सिंबल पता होना चाहिए। जैसे मोल का सिंबल स्मॉल m है, ठीक है, नहीं, एम्पियर का कैपिटल A है। तो आपकी बुक्स में, नोट्स में हमने ये सब प्रोवाइड किया है, तो आप ये याद करिएगा बेटा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का मेजरमेंट किस चीज में किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी के भी अपने सिंबल हैं, और बेटा यूनिट्स के भी अपने सिंबल हैं, तो थोड़ा अच्छे से देखना, कहीं कहीं कुछ सिंबल सेम है, समझ में आया। जैसे देखो मीटर का सिंबल भी स्मॉल m है, ठीक है, और मास का सिंबल भी स्मॉल है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि स्मॉल m रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल m किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मास बोलो। और वो आए कि स्मॉल m किसकी यूनिट है ना, तो आप लेंथ की, स्मॉल m किसकी यूनिट है, देखो ये यूनिट है ना, स्मॉल m मतलब मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। आ गया। तो सवालों को समझना, थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ये कहीं गलत करा हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारी फिजिकल क्वांटिटी और उसका मेजरमेंट हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास यूनिट कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। तो उसका याद करो, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि हमारे पास वो प्लस माइनस का चक्कर होता है, ठीक है। हमने सेंटर पे हमने 1 माना, और 1 को हम क्या कहते हैं, 10 to the power 0, किसी की पावर 0 हो जाए 1 हो जाता है। बाकी आप ऊपर पावर 1 में बढ़ाते जाओ,
है ना, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, नीचे आप करते जाओ, वो प्लस माइनस का चक्कर होता है, लेकिन मैंने दोनों तरफ ही क्या करवाया था, आप याद करो, है ना, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, इस टाइप से। इज दैट क्लियर? मैंने कहीं पे प्लस माइनस नहीं लगवाया। मैंने कहा बोला ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम पावर, जैसे हमारे पास क्या है, इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे लेंथ मेजर कर रहे हो तो मीटर कर लिया, है ना, आप वेट कर रहे हो तो ग्राम कर लिया, आप मेमोरी कर रहे हो तो बाइट कर लिया, होता है बाइट में मेमोरी होती है ना, MB KB वगैरह कुछ भी ले सकते हो, वो आपके यहाँ है। नीचे आप जानते हो क्या होता है ना, डेसी, ये आपके पास क्या है, सेंटी, ये आपके पास क्या है बेटा, मिली, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, माइक्रो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, नैनो, फिर आपके पास क्या है, एक पिको, 10 टू द पावर 12, समझ में आ गया? तो ये आप केवल 10 टू द पावर ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक का करो, नहीं तो 12 तक में काम हो जाता है। ऊपर जाओगे आपके पास क्या बनेगा, देखो, डेका, है ना, हेक्टो, है ना, किलो, है ना, आप देखो ये आपके याद है केवी बोलते हैं, किलो बाइट, केवी से बड़ा क्या होता है, MB, है ना, तो ये 10 टू द पावर 6 होता है मेगा, और मेगा के MB से ऊपर कहते हैं जीबी, मतलब गीगाबाइट, आगे समझ में? तो इस टाइप से ये रहता है, क्लियर पॉइंट, उसके ऊपर टेराबाइट TB हो जाता है। तो देखो हमने क्या करना है, हमें तो ये याद रखना है, ऊपर से नीचे एक तो पोजीशन गिनो, जैसे आपसे वो बोला कि 1 हेक्टोमीटर जो है बेटा वो कितने नैनोमीटर के बराबर है, तो आप तो बस हेक्टो पे उंगली रखो, नैनो पे उंगली रखो। यहाँ से देखो, यहाँ से एक 10 की पावर 1 पोजीशन, ये दूसरा, ये 10 टू पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 5, मतलब एक ही पोजीशन दूर जा रहा है, वो पावर बनाते जाओ। ये भाई 2 से यहाँ पे 1 आया तो 10 की पावर 1, इन पे मत जाओ, है ना, इनकी वो गिनते जाओ कितने पावर का डिफरेंस है ना, तो ये 1 का डिफरेंस है, ये 1 2 का हो गया, 3 का, 4 का, 5 का, 5 के बाद यहाँ पे सीधे 6, है ना, 5 और 3 8 हो गया, और 8 के बाद फिर 3 हो गया 11, तो 10 टू द पावर क्या हो गया, 11 हो गया बेटा, ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, 10 टू द पावर 11 बन गया बेटा। इज इट क्लियर? अब देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, बड़े से छोटे की तरफ पावर पॉजिटिव रहेगा, और यही चीज मैं उल्टी कर दूं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर, तो आप यहाँ पे उंगली रखो, तो 9 से 6, 3 का डिफरेंस, 6 से 3, फिर 6 का डिफरेंस हो गया, 3 डिफरेंस ये, 3 डिफरेंस ये, फिर 1 1, तो 7 8 9 10 और 11, तो 10 टू द पावर 11 का हो गया, लेके नीचे से ऊपर गया तो माइनस, बस इस हिसाब से कर लीजिए, सिंपल से कन्वर्जन, ठीक है बेटा। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, तो हमने इतने टॉपिक लिए यहाँ तक के, क्लियर है पॉइंट? अब हम इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है बेटा, वो बनेगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन को लेता हूँ, है ना, और तो देखो हमारे पास जहाँ तक मुझे ध्यान है मेन पॉइंट यही है, तो और तो फिजिकल, देखो इससे पहले मैटर का क्लासिफिकेशन आता है, वो सारा हुआ कवर, है ना, आपके पास ये इनकी बेटा डेफिनेशन याद रखिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी है, मास, है ना, इसको इसकी डेफिनेशन, टेम्परेचर, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इनकी यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, एक्चुअली बेटा हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ठीक है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 7.892 है, और इनटू मल्टीप्लाइड बाई क्या है आपके पास, है ना, मान लीजिए 70 कर लेता हूँ, है ना, 70 पॉइंट, है ना, 892 इंटू 2 आया, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे 2 2 4, है ना, 2 9 18, ठीक है, और आपका कैरी हुआ 1, और 2 8 16 और 1 17, कैरी 1, और 2 0 1 आ गया, और आपके पास 2 7 40, डेसिमल आप करेंगे 1 2 3, ये ले लें आपने, तो हमारे पास आंसर बना 141.784। लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाया गया बेटा, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के बाद अगर आपका आंसर जो है बेटा वो एक होल नंबर डिजिट के बाद होना चाहिए, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए 1.41784, मतलब डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आंसर फॉर एग्जांपल ये भी आ जाता है ना, जैसे 0.00784, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखना है 784 की टर्म में, समझा, जैसे 0.00784 था, तो डेसिमल हमने कहां दे दिया, 7.84 की टर्म में दे दिया, तो क्लियर हुए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक वो है कि जब भी आप चाहे कैसा भी ऑपरेशन हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, कैसा भी हो बेटा, आपको अपना आंसर
1 डिजिट के बाद डेसिमल फॉर्म में देना। होल नंबर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है नहीं, तो आपको इसकी फॉर्म में देना है। क्लियर है पॉइंट? तो अब ये वैल्यू बराबर रहनी चाहिए, वैल्यू नहीं बदले। अब आप बताओ कहाँ 141 1.41 वैल्यू बराबर रहनी चाहिए, वो देखो कैसे होगा। तो हमने इसका तरीका क्या बनाया, देखो आपके पास क्या है, देखो एक तो बेसिक तरीका होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैंने उस टाइम भी दोनों पढ़ाए थे, अब भी दोनों पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये कैसे आएगा डेसिमल, इधर कैसे आएगा टू प्लेस वैल्यू, है ना, ये कैसे आएगा आप खुद सोचो कि अगर मैं इस चीज को 100 से डिवाइड कर दूं, इस पूरी नंबर को मैं 100 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करने पर ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 1.41784 बन जाएगा। लेकिन वैल्यू तो बदल गई, वैल्यू बराबर तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले आप ये किया करो, जो आपको बदलना है वो काम कर लिया करो भाई। यहां से ये कैसे बनेगा, जब हम इस पूरे नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, और किसी भी चीज में जब आप किसी में 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बदलेगी, वैल्यू ना बदले तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बात तो बराबर हो गई, वही रहेगी ना वैल्यू बस। अब आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो, इससे तो ये बन गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, मैं 10 to the power 2 लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर। समझ में आ गया? तो 10 की टर्म में पावर बढ़ जाती है और डेसिमल हम शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे राइट हैंड चाहे लेफ्ट हैंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है, मुझे इसको ये बनाना है, मैं कैसे करूंगा, आप खुद ही देखो 7.84 बनाना, मैं कैसे बनेगा, आप बस ये देख लो कैसे बनेगा। ये कब बनेगा, जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा। अब किसी चीज को देखो 1000 से करूंगा, 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू यहाँ है। अब मैं किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और वैल्यू ना बदले तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड भी करना, वो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7.84, और इसको पावर को ऊपर लेके जाऊंगा 10 to the power -3 आ गया। तो बेटा आपके पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे इवन आपके पास 384 है, आपको इसको लिखना है तो क्या लिखोगे, 3.84। तो ये कैसे आएगा आप खुद ही बताओ मुझे, जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करो, तो आप इन दोनों को मिला के तो ये बन जाएगा, और ये बन के क्या बन जाएगा, 10 to the power 2। तो हम ये और ये इनकी वैल्यू आपस में बराबर, और हमारा डेसिमल भी एक होल नंबर डिजिट के बाद आ गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा देखो आपकी ये साइंटिफिक जो नोटेशन है ये हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हमारा लास्ट बचा सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसको लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखो बेटा क्या होता है, एक्चुअली डेफिनेशन पे जाएं तो सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग होता है कि कोई भी जो आपके पास कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, वो अलग अलग डिजिट से मिलकर बना होता है। जैसे 100 है, ठीक है, तो पहले चलो मैं ये लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे 100 है तो 100 में 0 की अपनी एक वैल्यू है, यूनिट प्लेस वैल्यू, डेसिमल प्लेस वैल्यू, 100 प्लस वैल्यू। तो बोथ 0 हैविंग वैल्यू, ये 0 का मतलब यहाँ 0 नहीं है, 100 में 0 की अपनी एक वैल्यू है, ठीक, एक यूनिट प्लेस वैल्यू, एक डेसिमल प्लेस वैल्यू। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं 0 1 0, तो यहाँ इसकी तो वैल्यू है लेकिन इसकी वैल्यू, लेकिन अगर किसी होल नंबर से पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट मेरे से बच रहे हो? क्लियर है पॉइंट? तो सिग्निफिकेंट फिगर यही शो करती है किसी नंबर में, नंबर जिन डिजिट से मिलकर बना हुआ है, तो कितने डिजिट्स की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है उस नंबर को बनाने में। समझ में आया? दैट इज सिग्निफिकेंट। क्या सिग्निफिकेंट रखते हैं वो, ठीक है बेटा। तो देखो होल नंबर में कोई इश्यू नहीं आता, प्रॉब्लम्स आती है डेसिमल नंबर में। जैसे हमारे पास क्या है, 5.005 आया है, ठीक है, एक हमारे पास 5.50 आया बेटा, फिर एक 0.05 आया। देखो मैंने एक इनका वैसे रूल नंबर 1 2 3 करके समझाया था, लेकिन इनको मैंने कंबाइंड बाद में एक शॉर्ट में रिवीजन में भी आपको दिया था। तो याद करो वो क्या था, मैंने ये कहा था आप इसका डेसिमल हटा दिया करो, और 0 अगर किसी 1 to 9 तक की जो डिजिट है उनके बीच में आए या बाद में आए तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। मतलब जैसे ये यहाँ 0 होल नंबर के बीच में आ रहा है ना, या बाद में भी आ रहा है, इसके बाद में और इसके पहले बीच में, तो काउंट होगा। मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4। यहाँ पे भी देखो डेसिमल हटा दिया, उसके बाद 0 होल नंबर 1 to 9 की डिजिट के किसी के बाद आ रहे हैं तो काउंट होगा, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। आपने इसको हटाया डेसिमल, अब 0 1 to 9 से पहले आ गया तो यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 1। आगे समझ में? तो मैंने ये शॉर्ट में उस वे में आपको समझाया था, याद करो बेटा। क्लियर है पॉइंट?
तो एक ही वैसे बुक में रूल नंबर 1 2 3 ऐसे करके भी समझाया था, एंड में एक शॉर्ट रिवीजन में भी एक ही वे में बता दिया था। तो कोई भी नंबर है, प्रॉब्लम बस होल नंबर में नहीं आती, प्रॉब्लम आती है डेसिमल नंबर्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताने में, ठीक है ना। जैसे 0 की वैल्यू है होल नंबर में क्या होगी, मान लीजिए 5 है ना, 550 है, तो वहाँ क्या इशू है, कोई इशू नहीं है, समझ में। चलो तो इसकी तरीके से हम चलते हैं। एक आते हैं बेटा इस टाइप से, जैसे 1.05 इंटू 10 टू द पावर 2 आया, तो अगर 10 टू द पावर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, हम इसको देखते हैं और इसका डेसिमल हटाया 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी हो गई, 3 होगी। और इसके कुछ एक्सेप्शनल केस थे बेटा, हमने वो उस टाइम आपको पढ़ाए थे, आपको याद होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ एक सिंपल किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर बताना। अब आते हैं बात सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे आपके पास कोई नंबर आए, जैसे 7.832 1.01 है ना, और एक आपके पास है मान लो 7.8, आपको इन 3 नंबर्स का, तो मैंने कहा था कभी इनको ऐड करना हो और ऐड के बाद जो टोटल आए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी होती है, तो इनमें अपनी मर्जी से 0 मत बढ़ाना है, याद है मैंने ये कहा था, या अभी भी कह रहा हूं। आप बस टोटल करो इसी वे में, 2 3 और 1 4, 8 और 8 16, कैरी 1, 7 7 14 15 और 16, ये आ गया। अब यहाँ देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट जो बताते हैं, ये तो क्या हो गया आपका टोटल सम हो गया, है ना, ये आपका क्या है टोटल सम। एक होता है एक्यूमुलेटेड सम, है ना, एक्यूमुलेटेड सम। उसमें क्या करेंगे हम कि बेटा जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट, मैंने आपको इस तरीके से बताया, सबसे कम वाली पे लाइन खींच दो, तो जो आपकी डिजिट बची, अब क्या बची 16.6, यहां से पीछे का नंबर है वो आपको छोड़ना है ये, ठीक। लेकिन छोड़ने से पहले आपको ये देखना है कि जो जहां से देखो पहले कहाँ गए, इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट पे यहाँ तक आई, तो हमें यहीं तक ही लेनी है, बाद में उससे नंबर खींचना, हमारे बची ये वैल्यू, ये हमें छोड़नी है। लेकिन छोड़ने से पहले ये देखना है ये क्या है, अगर बेटा ये वही है मोर देन 5, तो आप एक नंबर बढ़ा दो, लेस देन में तो आप उतने का उतने ही रहने दो, तो हमारी ये क्या बन गई 16.6। आगे समझिए बेटा, वो मैथमेटिकल इसको बोलते हैं हम राउंड ऑफ रूल, याद आया कुछ। तो अब इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3, क्लियर पॉइंट। तो सब्सट्रैक्शन और इनका एक ही रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा, रूल बदल जाता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे, आपके पास कोई नंबर है मल्टीप्लिकेशन का, तो आप पहले उनको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे वहां पे आपको याद है, मान लीजिए मेरे पास क्या है 15 है ना, 5 पॉइंट और इंटू 0.3 है, ठीक है। तो हम मिनिमम वाले में देखेंगे बेटा, जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, भाई डेसिमल हटाओ 2 बन गया, इसमें डेसिमल 1 बन गया, तो आप इसको करोगे तो क्या बन गया 15, ये 45 बना, और डेसिमल क्या बनेगा, तो 1 और 1 2 के बाद इतना आपका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। लेकिन अब इस टोटल में तो देखें तो बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर बने, लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पहले तो हमने इसका टोटल किया और इन दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट इसमें 1 है, तो हम इसको 1 वाइज से लेंगे 0.4, क्लियर है पॉइंट। अब इसको राउंड ऑफ करते टाइम 5 है तो इसको 5 कर लेंगे, बट हमारे पास डेसिमल हटा के इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 ही आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बेटा ये चीजें रहती हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के एक रूल है, और बेटा हमारे पास क्या है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन के दूसरे रूल है। चलो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और हमारे पास बचा है बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये क्या चीज है बेटा, कि जो स्टार्टिंग में ये आप 9th में भी पढ़ के आए हो बेटा, मतलब कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं उनके बीच रिएक्शंस जो होती हैं वो किस तरीके से होती है। तो उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। जो इसका जो सबसे पहला रूल है बेटा, वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास में हम क्या करते हैं बेटा, कि आपने रिएक्टेंट सबसे पहला क्या है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मीनिंग रहता है सेव एज सच। तो ए और बी मान लो आपने 2 रिएक्टेंट लिए, सी और डी बने बेटा। ये मान लो आपने 5 ग्राम लिया, ये 15 ग्राम लिया, और ये 17 बन गया, तो ये 3 ग्राम बनेगा। मान लो ए रिएक्टेंट तो आपने ये 5 लिया, ये 15 लिया, दोनों मिलकर 20 हो गए, तो प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट भी 20 ही होगा। तो मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गया। और ना मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम बेटा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। इसके बाद जो हमारा सेकंड लॉ था बेटा, वो आता है डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास, है ना, डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास। इसमें क्या करते हैं, वाटर है बेटा, वाटर में हाइड्रोजन का मास 2 है और 16 किसका है, ऑक्सीजन, मतलब 1:8। तो आप वाटर कहीं का ले लो, चाहे
रिवर वाटर ले लो, बिस्लरी की बोतल का ले लो, कुएं का ले लो, सब में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 1:8। ठीक है, दैट इज डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द मास। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है बेटा, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कई ऑक्साइड है, N2O, N2O2, N2O3 है ना, N2O4, N2O5। तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन का मास तो सब में फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास डबल होता जा रहा है। आगे समझ में है ना, क्लियर पॉइंट। सॉरी, N2O2, N2O3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 है, या 16 से 32 हो गया, 48, 64 आ गया। तो जब मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बने हैं उसके अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल देखें तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे का मास मल्टीपल होता जा रहा है, दैट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ मास। एक आपका गैलुसाक्स होता है ना, गैलुसाक्स लॉ, एक आपका एवोगाड्रो लॉ। तो गैलुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम क्या कहता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, ठीक है, तो इसके 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम, तो मतलब रिएक्शन जो होती है वो होल नंबर रेशियो में होती है। ठीक है, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से करके 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा। तो ये फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में रिएक्शंस हुई, तो ये हमारा क्या कहलाता है। तो आपको यहीं तक के बेटा टेस्ट के लिए वो करना है, बाकी प्रॉब्लम आए तो आप कल पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।